So hello everyone, once again welcome back to Malkus IAS. So basically हम आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाला है, एनालाइज करने वाला है हमारे जो असम एपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का जो GS3 पेपर्स है और GS2 पेपर है, सॉरी GS2 पेपर को मैं थोड़ा सा एनालाइज करने वाला. So before analyzing, directly jumping into the particular paper, so just I want to ask you कि how was your examinations? I hope कि सबका एग्जाम्स तो ठीक से गया होगा. बट वट एवर इट में भी कोई कोई ऐसा बात नहीं है. अगर कुछ खराब से गया होगा या बहुत ही अच्छा किया होगा या एवरेज किसी किसी का एग्जाम्स मतलब दैट वन नो एवरेज गए होंगे, बट नॉट टू वरी. सो अभी कर ही क्या सकता है, बिकॉज ऑलरेडी व्हाट इज गॉन, वी कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ. बस we have to wait for the results and we have to expect for the no we have to expect hope for the best what we say. So बट एट द सेम टाइम अगर आपने अपना एग्जाम्स तो बहुत अच्छा से दिया भी होंगे या यू माइट बी नो इट इज नॉट दैट कि आपके एग्जाम्स एवरेज भी गए होंगे, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि इफ यू आर रियली थिंकिंग दैट इफ यू आर रियली एम इन गोल इज टू बिकम एन सिविल सर्विस, इज टू बिकम ए सिविल सर्वेंट. आपको अगर ना ये पूरे की पूरे हमारे स्टेट के टॉप पोजीशंस पे ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप इलाइट क्लास को अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपका मकसद यही है, देन डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स. आप रिजल्ट्स तक वेट मत कीजिए. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट फेजेस अगेन. बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ये सिविल सर्विस एपीएससी स्टेट सिविल सर्विस पे सीमित रहिए, लिमिट रहिए. और थिंक सिंस इट इज कहता है ना स्काई इज द लिमिट, सो इन द सेम वे वी हैव टू ना आप लोग यूपीएससी के लिए भी तैयार कीजिए. सो ऑलरेडी आपका जो भी मेंस लिखे होंगे, मे बी मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग अभी तक तो यू माइट बी कमिंग अक्रॉस द सिलेबस you must be ना aware of the syllabus की कम से कम how the syllabus, how the pattern is looking like. और जिसने पहला बार के लिए attempt किया है, for the first time the candidate who have attempt for this particular examinations, I hope you people also came across कि what is the nature and pattern of this particular examinations, right? So having said that, let us begins with this particular APSC का जो GS paper 2 का जो syllabus है, that one paper questions था 2023, यानी कि वो एपीएससी 2022 का जो था, इट वाज कंडक्टेड इन 23. इसलिए मैंने वहाँ यहाँ पे लिखा है 23, सो दैट सम ऑफ द कैंडिडेट माइट बी वेरी न्यू, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे शायद जो 2024 के लिए जो प्रिपरेशन शायद अभी से शुरू कर दे. सो फॉर देम जस्ट टू हैव कम से कम उसको कम से कम थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हाउ एक्चुअली दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज सॉल्व, और हमारे मेंस की आंसर राइटिंग किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो यहाँ पे मैं जो इस पेपर में जो भी एनालाइज करने वाला, राइट, और एनालाइज करने वाला, इट विल बी जस्ट लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्यूशंस. ऐसा नहीं है कि द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन शुड बी एग्जैक्टली यू शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न ओनली. इट इज नॉट लाइक दैट. आपका दो लाइक क्वेश्चंस इसी तरह से होना चाहिए था. इट इज नॉट लाइक दैट. सो लेट मी रिमाइंड यू कि इट इज जस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर की क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, वट एवर द क्वेश्चंस वाज आस्क्ड based on that particular questions, those are the basic points. कुछ key point मैं यहाँ पे highlight करने वाला हूँ, जिसके through with the help of those key point you could have elaborated the answers, you could have give the answers in a very beautiful manner. So ये depend करता है कि आप answers writing, आपका writing skills कितने हैं. It depends how you are going to frame that particular questions, right? आपका आंसर्स किस तरह से देंगे, it depends on your skill, ability. उसके लिए आपका एक ही उपाय है, that is you have to read more. जितने आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही आपका word stock रहेंगे. The more you have got the word stock, word power आपके जितने भी रहेंगे उतने ही आप अपना पेपर पे लिख पाएंगे, attempt कर पाएंगे. जिसके लिए ना what's called questions paper, current affair या न्यूज़पेपर एडिटोरियल पेज पढ़ना वो बहुत जरूरी हो जाता है. एट द सेम टाइम सिर्फ एडिटोरियल पेज को पढ़ के ही आप एग्जाम्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. एट द सेम टाइम वी हैव टू रिलाई ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक जो बुक्स है वहां पे भी हमको रिलाई करना पड़ता है. देन ओनली बाय विद दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल में से थोड़ा सा केस स्टडी, करंट अफेयर्स वाले पोर्शंस को हम यहाँ पे विद हिस्टोरिक पार्ट से मिक्स अप करके एक ब्यूटीफुल आंसर राइटिंग वी कैन प्रेजेंट आवरसेल्फ. एट द सेम टाइम प्रेजेंटेशन का भी बहुत ज्यादा लाइक ना मैटर्स फैक्टर्स है और बहुत सारे फैक्टर्स एंड एरिनास होते हैं. उस सब के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन स्लोली एंड स्टेडीली. टिल देन जस्ट बी विद अस. हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो अस. सो डे टू डे अप टू डे हम लोग आपको जितना हो सके अपडेट देने के लिए कोशिश करेंगे. सो बेसिकली व्हेन आई से अबाउट अ जीएस पेपर, राइट, जीएस पेपर 2 के बारे में हम जब बात करें, सो जीएस पेपर 2 में हम आपको थोड़ा सा दिखा दें कि यहाँ पे क्वेश्चंस कौन कौन सा सेक्शन, कौन कौन सा पैटर्न या सेक्शन से आपके पास क्वेश्चंस आया था, उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ. ओके, इफ पॉसिबल लेट मी शो यू. सो यहाँ पे बेसिकली एज यू नो कि हर एक पेपर में हमारे पास कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं. कितने क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस वर देयर, राइट. ऑलरेडी यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. 20 क्वेश्चंस इन टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे. उस 20 क्वेश्चंस में से इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दो पार्ट में हम मार्क्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स आई एम सेइंग, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एज ऑलरेडी यू पीपल आर अवेयर ऑफ.
10 मार्क का 10 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क का 10 क्वेश्चन होते हैं, राइट। 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आर देयर, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आर देयर, एंड 15 नंबर का हमारे पास कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। इस पर्टिकुलर आज के जो वीडियोस है इसमें हम एनालाइज करने के लिए कोशिश करेंगे 10 नंबर वाला क्वेश्चन। उसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 नंबर वाला क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एज फार एज द जीएस पेपर इज कंसर्न, ये जीएस पेपर जीएस पेपर 2 में हमारे पास, जब हम क्वेश्चंस को डिवाइड करके देखें, ये जो हमारे पास 20 क्वेश्चंस थे, इन सारे के सारे 20 क्वेश्चंस को अगर हम डिवाइड करके देखें तो क्वेश्चन सेक्शन कहां से किस तरह से आया था, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट में से 2 क्वेश्चंस वर देयर। कॉन्स्टिट्यूशंस में से कितने क्वेश्चंस आया था, कॉन्स्टिट्यूशंस में से 2 क्वेश्चंस आया था, जिसको आप ना डायरेक्टली, अगर आपके पास वो स्टैंडर्ड वाले बुक्स है, जैसे कि जो नॉर्मली जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग दैट इज द ओनली रिसोर्स ऑफ मटेरियल्स व्हिच शुड बी फॉलोड बाय यू कैन फॉलो लॉट ऑफ मटेरियल्स, बट बेसिकली जो लक्ष्मीकांत ना, एम लक्ष्मीकांत, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, उस किताब के बारे में तो आप सुना ही होगा। सो डायरेक्टली अगर सिविल सर्विस जैसे कि आप लक्ष्मीकांत को भी पढ़ लेते हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के दो क्वेश्चंस वर देयर, राइट, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस था, वो आराम से आप सॉल्व कर पाते हैं, यू कुड हैव बीन सॉल्विंग इट। उसके बाद गवर्नेंस में से हम गवर्नेंस एंड पॉलिटी में से काफी सारे क्वेश्चंस दिखे गए थे। गवर्नेंस एंड पॉलिटी में से ऑलमोस्ट इन एंड अराउंड 7 क्वेश्चंस हमारे पास, कितने क्वेश्चंस थे, इन एंड अराउंड 7 क्वेश्चंस वर सीन। सो कॉन्स्टिट्यूशंस में से हमारे पास 2 क्वेश्चंस देखे गए थे एज फार एज द क्वेश्चन पैटर्न इज कंसर्न। तो गवर्नेंस एंड पॉलिटी जहां में से 7 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही से आया था, वी कैन से। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद वी कैन से कि सोशल जस्टिस वाला पार्ट में से, फ्रॉम द सॉरी व्हाट डिड आई डू अगेन, ओह नो यार, ये क्या हो गया भाई। ओके, लेट मी कम बैक। तो मैंने पूरी की पूरी को क्लियर ही कर दिया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करेंगे, कोई ऐसा है नहीं। सो ऑलरेडी मैं क्या बोल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट, कॉन्स्टिट्यूशंस आउट ऑफ दिस टोटल कॉन्स्टिट्यूशंस में से हमारे पास कुल मिला के कितने क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चंस थे। देयर वर 2 क्वेश्चंस व्हिच केम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस, बट जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका है कि आप अगर लक्ष्मीकांत भी पढ़ लेते ढंग से, अगर आपका लक्ष्मीकांत का भी बेसिक अगर ढंग से क्लियर हो जाता, तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस वाला 2 पार्ट यू कुड हैव बीन सॉल्व इजीली। उसके बाद गवर्नेंस में से हम लोगों ने देखा कि गवर्नेंस एंड पॉलिटी में से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। गवर्नेंस एंड पॉलिटी में से इन टोटल गवर्नेंस एंड पॉलिटी में से लगभग 7 क्वेश्चंस वर कमिंग फ्रॉम द गवर्नेंस एंड पॉलिटी सेक्शन। उसके बाद आता है सोशल जस्टिस सेक्शंस में से भी काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। वो जाहिर सी बात है, इन मॉडर्न कंटेक्स्ट पे अगर देखा जाए ना, ये सोशल जस्टिस वाला पोर्शन में से काफी क्वेश्चंस आए थे, दैट मींस 6 क्वेश्चंस वर देयर। उसके बाद हमारे पास आता है आईआर, जो जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से भी लगभग अच्छा खासा क्वेश्चंस आए थे। इंटरनेशनल रिलेशन से हमारे पास कुल मिला के लगभग 5 क्वेश्चंस हुए थे। इन टोटल इन दिस वे हमारे पास कितने क्वेश्चंस आए, 20 क्वेश्चंस, इन टोटल 20 क्वेश्चंस। सो इन दैट वे हर सेक्शंस में से, जैसे कि यही था जीएस पेपर 2 का जो ना मेन हमारे पास सिलेबस है ना, सिलेबस इज इन एंड अराउंड दिस इज व्हाट इज द सिलेबस इज कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नेंस एंड पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अगर कोई फर्स्ट टाइम पहला बार के लिए अगर somebody is preparing for the civil service examinations, right, so in and around you can say that कि आपकी जो जीएस पेपर 2 होंगे मेंस का, इसमें से यही these are the main topic which will be cover up in the GS पेपर 2, और इनमें से in that way the questions was divided। ऐसा नहीं कि हर साल आपके पास जो क्वेश्चंस है इसी तरह से रहने वाला है, समटाइम इट गेट फ्लक्चुएटेड, इसमें से 1 2 3 4 इस तरह से ना अप एंड डाउन इट यूज्ड टू बी फ्लक्चुएटेड, राइट, बट इन टोटल वी विल बी हैविंग 20 क्वेश्चंस ओनली। अब बारी है, चलो स्लोली एंड स्टडीली लेट अस प्रोसीड करते हैं। हमारे पास हम प्रोसीड करेंगे हमारे पास क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम बेसिक स्ट्रक्चर को भी आप लोगों के सामने रखने के लिए कोशिश किया है, सो दैट एटलीस्ट for the first time those who have already appeared for the examinations, at least you people, I hope you people have appeared the exams in a very good and well mannered, right, अच्छे से आपने प्रेजेंस किए होंगे।
पर कुछ ऐसे भी लोग कैंडिडेट्स होते हैं जो 24 के लिए पहला बार के लिए दे माइट बी ना ट्राइंग टू अटेम्प्ट या अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। कम से कम बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो जाते हैं जनरली फॉर द पीपल कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? इन लोगों के लिए एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसने एपीएससी मेंस के एग्जाम को पहला बार लिखे होंगे, उसके भी कुछ मन सा डाउट सा हो जाता है। सो देयरफॉर आई एम जस्ट ट्राइंग टू यहाँ पे कुछ एनालाइज करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा इस क्वेश्चन के लिए कौन सा बेसिक पॉइंट, कुछ की पॉइंट्स जिसके ऊपर आधार करके बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर की पॉइंट्स वी कुड हैव इलस्ट्रेट द आंसर्स को थोड़ा सा लिख सकते थे, कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ओवर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। और ये एज फार एज द प्रेजेंटेशन इज कंसर्न, आंसर को सिर्फ कंसेप्ट को जानने से नहीं होता, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हाउ यू प्रेजेंट इट। वो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट इट डिपेंड्स हाउ यू प्रेजेंट इट, माइंड मैप ड्रॉ करके या ट्री डायग्राम, रे डायग्राम, इट डिपेंड्स, वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ये सेंटेंस को फ्रेमिंग करना, लिखना, कनेक्टिंग वर्ड्स, कहाँ पे हमें अच्छी खासी कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप लिख रहा है एट द सेम टाइम फ्लो भी मेंटेन होना चाहिए ना, जो आपने लिखे जा रहा है उसका एक फ्लो भी रहना जरूरी है। एट द सेम टाइम वो सब मेंटेन करना, वो स्किल्स अडॉप्ट करना, वो आपके प्रैक्टिस से या किसी के एक मेंटरशिप या गाइडेंस से आपको ये सब ना बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज की जो एनालाइजिंग सेक्शन है। लेट अस ट्राई टू एनालाइज इट व्हाट वाज देयर इन दिस आवर क्वेश्चन। सो यहाँ पे अगर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जीएस पेपर 3 का पहला क्वेश्चन, वो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन डायरेक्टली एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, डायरेक्टली वो कहां से आए थे? दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम दिस इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है ना, उसी में से डायरेक्टली पूछे गए थे। सो यहाँ पे लिखा गया था व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। दो पार्ट में देखो, ये सबसे पहला आप ना जब भी अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश करें, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन या मेंस के एग्जाम के लिए जब भी आप प्रिपेयर करें, सबसे पहला फर्स्ट द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले क्वेश्चन को समझो, वहां पे पूछे किया गया है, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, दैट वन फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, उसको पहले समझो, उसके बाद अपने माइंड को ट्रिगर करो ना। ओके, बेस्ड ऑन दैट you just start proceeding writing. So यहाँ पे हमें क्या वर्ड है? बेसिक स्ट्रक्चर। The question is about the basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर इंडियन पॉलिटी अगर आप खोल के देखेंगे ना, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कहने से दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड है। डिस्कस द डिफरेंट व्यू पॉइंट इन द लाइट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द, यहाँ पे देखो, नेशनल कमीशंस टू रिव्यू द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये देखो क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे वजन किस पे डाला गया है, थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ नेशनल कमीशन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दी गई है। सो यहाँ पे बेसिकली हमें नेशनल कमीशन, उसके ऊपर रिव्यू हाउ द नेशनल कमीशन इज रिव्यूइंग द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से काम करते हैं, उसके ऊपर नेशनल कमीशन का व्यू पॉइंट क्या है, रिव्यू क्या, व्हाट इज द रिव्यू ऑफ नेशनल कमीशन, इसके ऊपर ना यहाँ पे बेसिकली बातें कर रहा है। ओके, गिव मी अ सेकंड, वेट अ सेकंड। हेलो, हो ठीक है सर। हाँ, सो उसके ऊपर ना यहाँ पे ज्यादातर फोकस वहीं पे की गई है, क्या? बेसिक स्ट्रक्चर और नेशनल कमीशन इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रिव्यू, ठीक है? वो दोनों पॉइंट को आपको दिमाग पे रखते हुए क्वेश्चंस को एलिस्ट्रेट करना है। व्हेन द क्वेश्चन सेज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, जब भी हम बेसिक स्ट्रक्चर को क्वेश्चंस के ऊपर लिखे गए हैं, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर होते क्या है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। जस्ट डिफाइन लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट, राइट? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको। बेसिक स्ट्रक्चर होते क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा डिफाइन करके, थोड़ा सा विद दैट, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर था। अगर मैं क्वेश्चंस को आपसे दिखा रहा हूं इट वाज ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, और आपकी शुरुआत बेसिक स्ट्रक्चर से ही आप करें तो बेहतर है, ठीक है? करें तो बेहतर है। सो देयरफॉर विद द बेसिक स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है, दैट वन विद दैट यू कैन स्टार्ट इट, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं, राइट? उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, वो व्हाट डज इट रिफर टू द फंडामेंटल फ्रेमवर्क एंड द कोर प्रिंसिपल, फंडामेंटल फ्रेमवर्क एंड द कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान है उसका फंडामेंटल फ्रेमवर्क और कोर प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या नहीं कर सकता है, इट इज इनवायलेबल एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंस क्यों ना हो। जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम वायलेट कर नहीं सकते। यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। आप कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वो परमिट करते हैं, लेकिन ध्यान पे रखते हुए कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप कोई भी ना छेड़खानी नहीं कर सकता।
दिस इज व्हाट इज देयर। और ये वाला कमेंट जजमेंट कब कहां से कैसे आया उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस क्या था, स्टेट ऑफ केरला वाला जजमेंट से ना, केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला। आफ्टर दैट पर्टिकुलर केस के बाद जो जजमेंट आए, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जो केस है ना, इट इज द लॉन्गेस्ट जैसे नो रनिंग केस हम कर सकते हैं, जिसमें से कुल मिला के 13 बेंचेस की जज के एक बेंच बैठे गए थे इस डिसीजन को, निर्णय को लेने के लिए। उसके ऊपर सिंस दिस केशवानंद भारती वाला केसेस डायरेक्टली बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, दैट वन वी कुड हैव बीन हाइलाइटेड। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर वही सब, इन्हीं में से यही सब बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट डेफिनेशन कि बेसिक स्ट्रक्चर में जब सवाल उठा कि बेसिक स्ट्रक्चर होते क्या है और इस बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट, इस तरह से ना कुछ की पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में हो सके तो और भी बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो के हिसाब से ना, बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से इंक्लूड कर सकते हैं। इन दैट वे आप कमेंट कर सकते थे कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, और जो कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडेबिलिटी, उसके बाद जब आप बेसिक जब अमेंडमेंट का, बिकॉज व्हेनेवर इट सेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे अमेंडेबिलिटी वाला सवाल खड़े हो जाते हैं। अमेंडेबिलिटी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के मुताबिक तहत हम इसको अमेंड कर सकते हैं। अमेंडेबिलिटी कैन बी डन, बट द थिंग इज दैट बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी हानि नहीं पहुंचना चाहिए, राइट? ऑलरेडी यू नो इट अबाउट इट। सो इसीलिए व्हाट डज बेसिक स्ट्रक्चर, फीचर्स क्या होते हैं उसके ऊपर, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द सुप्रीम लॉ, नॉट लाइक द ब्रिटेन जहां पे ना parliamentary becomes the supremacy over there. In that way आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आप एलुसिलेट अपना व्यू पॉइंट्स आप रख सकते हैं। यू कैन राइट इट, डेमोक्रेसी एंड द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, which comes under the falls under the category of basic structure। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसके ऊपर आप थोड़ा सा आपका एक्सप्लेनेशन ना, ज्यादा नहीं, एज फार एज एकदम उसको जितना हो सके तो आप लिमिटेड रखिए, लेकिन उसमें सारे के सारा जो मीनिंग्स आप जो बोलना चाहता है, जो पूछे गए उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट? उसके बाद फेडरल कैरेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर आप थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर सकते हैं। सेकुलरिज्म, यू कुड हैव रिटन लिटिल बिट अबाउट द सेकुलरिज्म, एज यू नो अबाउट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, सेपरेशन ऑफ द पावर, रूल ऑफ द जज, जुडिशियल रिव्यू, बिकॉज जो हमारे अमेंडेबिलिटी है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे देयर इज अ पावर, जज के पास जुडिशियल रिव्यू करने का पावर्स होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ही इसको प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो इसके ऊपर आप थोड़ा सा वेटेज डाल के आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स, उसके ऊपर आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कुछ 1-2-4 पॉइंट, जैसे कि सपोर्टर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, व्हाई डू यू सपोर्ट, क्रिटिसिज्म, एट द सेम टाइम क्रिटिसिज्म से रहेंगे थोड़ा सा, एट द सेम टाइम बैलेंसिंग द डॉक्ट्रिन एंड द अमेंडमेंट, उसके ऊपर थोड़ा सा जोर देके यू कैन अपना हिसाब से, कीपिंग इन माइंड दैट क्वेश्चन से आप डिविएट डाइवर्ट होना नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम ये सब उसको लिखने के लिए क्या है कि आपको पूरा का पूरा जानना ये जरूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर होते क्या है, उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, राइट? पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका दिमाग में होना जरूरी है अगर आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहे तो। एट द सेम टाइम वहां पे मैंने बोला था एक क्वेश्चंस किसके ऊपर था, बेसिक स्ट्रक्चर और नेशनल कमीशन के ऊपर था, राइट? नेशनल कमीशन रिव्यू, उस बेसिक स्ट्रक्चर को किस तरह से रिव्यू किया उसके ऊपर था, इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो आपने लिख दिया। उसके बाद सेकंड हाफ में यू कुड हैव वाइंड अप बाय राइटिंग अबाउट द एलाबोरेटिंग विद द नेशनल कमीशन बाय एलाबोरेटिंग विद द नेशनल कमीशन, राइट? नेशनल कमीशन का फ्रेमवर्क क्या होता है, नेशनल कमीशन NCRW, उसका स्टाफ कंस्टिट्यूटेड कब से हुआ था, ये तो बेसिक सी चीज है, वो तो हमें लिखना ही है। 2000 से कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल, यू नो व्हाट्स कॉल्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल कमीशन एंड हाउ इट कंस्टिट्यूटेड और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को वो किस तरह से उसके अमेंडमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ अमेंडमेंट को रिव्यू हुआ किस तरह से देते हैं। इन दैट वे यू कुड हैव एलुसिलेट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वो जो क्वेश्चंस है उसको आप तोड़ के इस तरह से आप जितना हो सके स्वीटली, सिंपली और रखते हुए, ध्यान पर रखते हुए कि हमारे क्वेश्चंस क्या थे, कुछ को बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेम रखते हुए यू कुड हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। एट द सेम टाइम उसके बाद कंक्लूजन बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम एक अच्छे से आप कंक्लूजन दे सकते थे। इन द कंक्लूजन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फॉर्म द बेडरॉक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन दैट वे यू कुड हैव कंक्लूडेड इट। इट डिपेंड्स कि आप इसको किस तरह से कंक्लूड करेंगे, व्हिच इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग करें, बिकॉज व्हेन यू डू द आंसर राइटिंग कंटिन्यूअसली, मॉक प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही आप क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस या कर पाएंगे, ठीक है? इट डिपेंड्स नाउ। सो दिस इज हाउ what I think that this should have been included in the particular questions में, वो जो हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, इस क्वेश्चंस में आप ये सब सारे के सारे की पॉइंट, जो बेसिक स्ट्रक्चर और नेशनल कमीशन, इसको ये सब इन सारे के सारे की पॉइंट्स, कुछ कीवर्ड्स, क्यू पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसी के ऊपर बेस करके questions could have been illustrated या questions could have been discussed, ठीक है? So let us go to the next questions now.
as presiding officer, the chairman of the Rajya Sabha is the guardian of the prestigious and the dignity of the house. Explain. ये भी डायरेक्ट से सवाल है, this also direct to direct सवाल है. अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिए होंगे, वहां पे अगर आप राज्यसभा लोकसभा के बारे में, चेयरमैन के बारे में अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो उसका फंक्शंस, पावर फंक्शंस क्या है, अगर पढ़ लिया तो यू कुड हैव इजीली इलस्ट्रेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. अब इस क्वेश्चंस को कम से कम एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से, अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट कर पाते. चलो इसमें देखो, इसीलिए ना किताब जो भी हमारे पास, जो भी बेसिक किताब्स होते हैं ना, बुक्स होते हैं, उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है. उसका कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहना बहुत जरूरी होता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछे क्या गया है, इसमें बेसिकली वो राज्यसभा और चेयरमैन के ऊपर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के ऊपर. उसमें बस और बस यही करना है कि गार्डियन ऑफ प्रेस्टीज एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस. तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, राइट, इन द लोकसभा वी हैव स्पीकर, और राज्यसभा में हमारे पास चेयरमैन कहते हैं. बस इतना ही फर्क है. उसका जो पावर एंड फंक्शन है, बस उसी को यहाँ पे चिपका देना है. उसी को स्केलेटन, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर का हिसाब से उसको रखते हुए हमको ये आंसर को एलुसिडेट करना है. वी हैव टू एक्सप्लेन. बस इसी तरह से यहाँ पे पूछे गए हैं, लेकिन बेसिकली आपको ध्यान कहाँ पे, वजन कहाँ पे देना है, राज्यसभा चेयरमैन. ठीक है. हाउ इट प्रोटेक्ट द, हाउ इट एक्ट एज ए गार्डियन, वो पेरेंट्स गार्डियन की तरह वो किस तरह से हाउस को, डिग्निटी और प्रेस्टीज को मेंटेन करता है. बेसिकली इट इज अबाउट द power and functions of the राज्य सभा का पावर एंड फंक्शन ही पूछे गए. बेसिकली इट इज दिस ओनली. दिस इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. ठीक है. इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप यहां से शुरू कर सकते थे. प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा की जो अपर हाउस हम कहते हैं इसको, राइट, उसका चेयरमैन वो किस तरह से, वो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो किस तरह से अपने डेकोरम को मेंटेन करते हैं हाउस में. उसके बाद ना इस तरह से आप इलस्ट्रेट कर सकते थे एंश्योरिंग ऑर्डरली कंडक्शन ऑफ द जो हाउस के जो भी डे टू डे कॉल्ड फंक्शंस है, उसको किस तरह से वो कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है. इंपार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, क्योंकि हमारे जो हाउस है उसमें अपोजिशन पार्टी रहेंगे, मेजॉरिटी पार्टी रहेंगे, उसके ऊपर वो इंपार्शियल होकर किस तरह से वो अपना जजमेंट देंगे. दैट वन नो, अगेन रिप्रेजेंटिंग द हाउस, वो ही इज द हेड ऑफ द हाउस, ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट द हाउस को ही करेंगे. इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रूल, उसके ऊपर थोड़ा सा यू कुड हैव इलस्ट्रेटेड, राइट. उसके बाद अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को ना, कॉन्स्टिट्यूशंस को एकदम सबसे प्राइम रखते हुए उसको डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द हाउस को संभालना है, और डिसीजन मेकिंग. ये सारे केसेस के ऊपर, इन सारे कुछ पॉइंट्स है, उसी के ऊपर यू कुड हैव इलस्ट्रेटेड, यू कुड हैव इसी को ये बेसिक स्ट्रक्चर हिसाब से रखते हुए, इस क्वेश्चंस का बेसिक फंडा या बेसिक पॉइंट, कीवर्ड पॉइंट हिसाब से रखते हुए यू कुड हैव इलस्ट्रेटेड. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर, सबका अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, राइट. पर एज फार एज चाहे किसी ने बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे या किसी ने बहुत खराब से किए होंगे, बट इट डजंट मैटर. बट जो भी जिस तरह से भी क्वेश्चंस, तो एवरेज अगर हम देखें, एवरेज मोर देन एवरेज ही आप बोलो, ये यही रहता है. इस क्वेश्चंस का जो भी आंसर्स बनेंगे ना, वो यही की पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आंसर्स बनेंगे. हो सकता है कि प्रेजेंटेशन लेवल किसी का कुछ अलग हो, अलग ढंग से हो, और किसी का कुछ अलग ढंग से हो. इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट. ठीक है. हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट डिपेंड्स. द प्रेजेंटेशन इज, एज आई टोल्ड यू, आंसर को जानना, कंसेप्ट को जानना, उसको प्रेजेंट करना, दोनों अलग अलग है. सिर्फ जानने से आपके पास एकदम बुद्धि बहुत ज्यादा है, आप बुद्धिमान है, यू आर वेरी स्मार्ट, लेकिन क्या फायदा आप अगर इसको एक्सप्रेस ना कर पाए. एक्सप्रेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. आप आपको खुद को किस तरह से प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि आप तो ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं. यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी. अगर आप सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली यू आर बिकमिंग लाइक ना, आप कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल है, आम आदमी का बीच में आप एक रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप लेके जाएंगे इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट. सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दे यूज्ड टू चेक इन, आप किस तरह से इसको ढंग से प्रेजेंट कर पाए. रेटिंग इज राइटिंग, लिटरली राइटिंग स्किल्स है, राइट. व्हिच इज व्हाई, इसीलिए यहाँ पे राइटिंग स्किल्स, मेंस में हमको राइटिंग स्किल्स, राइटिंग एग्जाम्स लिए जाते हैं. उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट भी इसीलिए होते हैं, राइट, इंटरव्यू टेस्ट. सो इन दैट वे यू कुड हैव फ्रेम्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. उसके बाद ओवरऑल लास्ट पे इन द लास्ट वी कुड हैव, यार ये होते क्या यार, बीच में ये भी हमको क्या कर देते भाई यार, अपने ढंग से चलने लगता है यार. Okay, fine. Now, okay. Overall, the chairman of Rajya Sabha, which serve as a guardian, जैसे कि घर पे एक फैमिली हेड्स होते हैं, जिसको मान के जनरली हम चलते हैं, राइट. इंडिया में तो वो पेट्रियार्कल टाइप सोसाइटी इज प्रिवेलिंग, जिसमें पिता को मान के चलते हैं. जो हमारे घर पे बुजुर्ग होते हैं उसको फॉलो करते हैं जनरली लाइसेंस लेने में. इन द सेम वे राज्यसभा में भी जो चेयरमैन है वो घर के बुजुर्ग है, और उसी को घर जो हाउस है ना, हमारे अपर हाउस है, उसी को मान के रिस्पेक्ट, उसी का हिसाब से थोड़ा बहुत चलना होता है. और इसी तरह से वो इन दैट पर्टिकुलर वे ही यूज्ड टू प्रिजर्व द डिग्निटी एंड प्रेस्टीज ऑफ द हाउस. बस उसी तरह से बढ़िया से अपने थॉट का हिसाब से, अपने कंक्लूजन का हिसाब से बढ़िया से आप कंक्लूजन दे देते बस. That is what is the question is all about. I hope you people are understanding what I'm trying to
convey to you, right? So this is how this particular question is about. अगले बढ़ते हुए नेक्स्ट वाला क्वेश्चंस की तरफ अगले बढ़ते हुए देखेंगे हम. So how does the election commissions of India carried out the delimitation of the constitutions for the state legislative assembly as for the representations of the people's act? देखो ये वाला क्वेश्चन एपीएससी ने दे दिया. ये वाला क्वेश्चन न्यूज में भी रिसेंटली था, इट वाज फ्रॉम द न्यूज आल्सो. जिस तरह से असम लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ डेलिमिनेशंस होने वाला है. पिछले महीने आप लोगों ने न्यूज में देखे होंगे. देखो उसी का ऊपर बेस करके जैसे कि डेलिमिनेशंस असम का जो स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को डेलिमिनेट करने वाला है, राइट, डेलिमिनेशंस करने वाला है, और उसी का ऊपर बेस करके एक क्वेश्चंस बना के आपको दे दिया. बस ये किसके ऊपर है? ये क्वेश्चंस कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपका डेलिमिनेशंस के ऊपर. डेलिमिनेशंस देखो हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस लक्ष्मीकांत होते हैं ना, लक्ष्मीकांत, हर एस्पिरेंट के पास लक्ष्मीकांत होंगे शायद. आई एम नॉट सेइंग, मैं ये बार-बार बोल रहा हूं कि सिर्फ लक्ष्मीकांत एकमात्र सोर्स नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट. वी हैव गॉट लॉट ऑफ एंटायर बुक्स. इट डिपेंड्स कि आप किसको कैसे फॉलो करें, राइट. जनरली मैं लक्ष्मीकांत का नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि जनरली आपको टॉपर्स हो या जो भी है सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो अगर नाम लेंगे तो पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी का, तो लक्ष्मीकांत लेते हैं और मार्केट में भी इजीली एक्सेसिबल होते हैं और लैंग्वेज भी बहुत आसान सा होते हैं. इट डिपेंड्स कंप्लीटली सबका अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो जनरली ये किताब सबके पास होते हैं, इसीलिए मेजॉरिटी लोगों के पास, इसीलिए मैं लक्ष्मीकांत का नाम ले रहा हूं. अगर लक्ष्मीकांत में भी यहाँ पे लिखा है डेलिमिनेशंस के बारे में, अगर आप आर्टिकल्स को ढंग से पढ़ लिया हो, चैप्टर्स को लक्ष्मीकांत को 10-12 बार अगर रट्टा लगा लिया हो या पढ़ लिया हो, कंसेप्चुअली दिमाग में अगर बैठ गए हैं तो आराम से आप बोल सकते थे वो डेलिमिनेशंस का वाला क्वेश्चंस पे आराम से आप अटेंड कर पाते, राइट. इसमें डेलिमिनेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डेलिमिनेशन स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डेलिमिनेशंस है इसी के ऊपर आधार करके आपको पूछे गए हैं और बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. बस यही क्वेश्चन था. ये डेलिमिनेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो डेलिमिनेशन है उसी का ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. हम आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे इसके मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर्स किस तरह से रहेंगे, राइट. आप शुरू कर सकते हैं इस तरह से. द प्रोसेस ऑफ डेलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सो कैरी करते हैं? ऑब्वियसली ईसीआई द्वारा, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको किया जाता है बाय द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, राइट, 1951. सो एंड द डेलिमिनेशन एक्ट ऑफ, और उसके बाद फिर से इसको अमेंड की गई थी, थोड़ा सा बदलाव लाया गया था. वो कौन सा? 2002 में. इसीलिए बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और 2002 के तहत ये जो डेलिमिनेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो डेलिमिनेशन है उसके तहत इसको किया जाता है. सो इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से विस्तार में विद दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी है. सो इन दैट वे यू कुड हैव स्टार्टेड इट, या समबडी माइट ऑफ यू माइट बी वांटिंग टू स्टार्ट इन डिफरेंट वे, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट इन दैट वे. लेकिन ध्यान पे रखना कि हमारे ये क्वेश्चंस है वो डेलिमिनेशंस और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसी को मुद्दे रखते हुए, इसको मेन पॉइंट, मेन ना सेंट्रिक रखते हुए आपको आंसर्स को एवेल्युएट करना है, ठीक है. उसके बाद हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेलिमिनेशन कमीशन, जैसे कि वो प्रोसेस किस तरह से किए जाते हैं. वो डेलिमिनेशन वाला प्रोसेस ऐसा नहीं है कि फटक से इश्यू कर दिया बस सब कुछ हो गए, लेकिन नहीं, उसका जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा आप इसको इवैल्यूएट कीजिए. जैसे हमको किस तरह से ना सीरियल वाइज, सिक्वेंशियल वाइज हो सके तो आप इवैल्यूएट करने के लिए कोशिश करिए. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेलिमिनेशन कमीशन, पहले एक डेलिमिनेशन कमीशन बिठाएंगे, उसके बाद क्या होंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्शंस विल बी देयर, राइट. जो इलेक्टोरल है वोटर्स, उसका डाटा कलेक्शन होंगे, पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी ऑर्डर पब्लिकेट करेंगे, ऑब्जेक्शन एंड सजेशन, ऑब्जेक्शन उठेंगे, फिर से सजेशन को भी सुनेंगे वो लोग, उसके ऊपर आप थोड़ा सा यू कुड हैव राइट इट. देन फील्ड वेरिफिकेशन, पब्लिक हियरिंग, या फील्ड वेरिफिकेशन होंगे, पब्लिक हियरिंग होंगे, वो भी बहुत मुद्दे रह जाएंगे. ये सिंपल सा बात है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर को फ्रेम करते हैं, राइट. पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन ऑफ द डेलिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से नोटिफाई करना है कहां पे किसको डेलिमिनेट की गई है. कंडक्शन ऑफ द इलेक्शन इन द डेलिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि डेलिमिनेट होते हैं वहां पे एक इलेक्शन फिर से कंडक्ट करना ही होंगे ना, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली को थोड़ा सा मर्ज किए होंगे, ज्वाइन कर दिए होंगे, कम कर दिए होंगे, बढ़ाए होंगे. इन दैट वे elimination should be conducted. So in that way basic structure, in that way serial wise you could have answered this particular question. थोड़ा बहुत हर एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा बहुत विस्तार में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देके आप इसको कर सकते थे, ठीक है. आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हाउ if you are liking this particular whatever the analysis I am doing right now, right, तो don't बस मेरे लिए बस थोड़ा सा 3 चीजें कर देना है. थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके जो चाहने वाले आसपास लोग हैं ना उससे शेयर कर दीजिएगा. और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड वाला पार्ट इसका जो बाकी पेपर्स है एट द सेम टाइम सेकंड हाफ का एनालाइज अगर करूं तो आप इस सर्वाइव करना है ना, हमको भी थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाए. अगर आप थोड़ा सा शेयर कर दे, लाइक कर दे तो आई विल गेट मोटिवेटेड. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे लगा है ना, हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर लाइकिंग इट, आपको लाइक डिसलाइक. अगेन आई एम सेइंग कि जो हमने यहाँ पे एलिमिनेट शो कर रहा हूं ना, दिस इज द बेसिक फ्रेमिंग स्ट्रक्चर.
इसको प्रेजेंट करना इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू प्रेजेंट इट, उसको बार बार प्रैक्टिस से आता है, राइट। सो हो सके तो थोड़ा सा मेंटरशिप गाइडेंसशिप आप ले लेना, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट जो सिविल सर्विस एग्जाम है इट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, आप जो पढ़ के जा रहे होंगे उसके उल्टा सवाल आपको पूछे जाएंगे, राइट। लेकिन जो भी हो आपके पास जो सिलेबस वो लोग देंगे उसी सिलेबस के ऊपर बेस करके ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि शनि ग्रह से आपको क्वेश्चंस पूछने वाला है, राइट। सो इसीलिए कभी कभी ये मेंटरशिप की गाइडेंस की जरूरत होता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप तो स्मार्ट है आप समझ ही सकते हैं। द डिलिमिनेशन प्रोसेस, उसके बाद लास्ट में यू कैन पॉइंट ऑफ इंडिया टू है, जैसे कि द डिलिमिनेशन प्रोसेस क्यों इसका एसेंशियल है, उसको जरूरी क्यों है, व्हाई दिस जरूरी क्यों, उसका एम क्या होता है ना, एम टू मेंटेन ए फेयर, उसका एम क्या होता है, यानी कि ये एम को आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, अगर स्टार्टिंग में बाई चांस आप भूल गए हैं उसका एम क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या होता है, या लास्ट में आप कंक्लूजन में भी इसको यूज करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज ऐसा रह गया जो आप स्टार्टिंग में लिखना चाहते थे, यू वांटेड टू पुट अप दैट पर्टिकुलर की पॉइंट या टॉपिक इन द बिगिनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर, पर अगर आप भूल गए होंगे नो प्रॉब्लम, लास्ट में आप इसको ना जोड़ के आराम से बढ़िया से कंक्लूजंस दे दीजिएगा। बाय कंडक्टिंग दिस प्रोसेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्प टू एंश्योर दैट द इलेक्शन सिस्टम रिमेन रेलेवेंट एंड इफेक्टिव इन रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज इवॉल्विंग डेमोक्रेसी। इस तरह से आप आराम से छोटा सा स्वीट सा कंक्लूजंस आप दे सकते हैं, राइट। सो इन दैट वे यू कुड हैव कंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर आंसर्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस कुड हैव बीन गॉन। सो इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, डिस्कस हाउ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ये है सोशल जस्टिस का रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सोशल जस्टिस से आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, राइट। हाउ दिस पर्टिकुलर सेबी का फंक्शंस क्या है, ये क्वेश्चंस किसके ऊपर आधार है आप देख लीजिए। द क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट, सेबी तो आप नाम तो सुना ही होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपको सेबी का बारे में थोड़ा बहुत भी याद है ना, अगर कोई स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो इसको भी वो भी थोड़ा सा यहाँ पे ना लिख पाएंगे कम से कम, अगर पढ़ के भी नहीं गया हो, राइट। एटलीस्ट यू कुड हैव गिव व्हाट इज सेबी इज ऑल अबाउट, सेबी क्या है, उसका काम क्या होते हैं, राइट, उसी को यहाँ पे पूछेंगे। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सक्सेस अबाउट। सो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हाउ इट सेफगार्ड इन इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, मतलब ये क्वेश्चंस में हमको सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन इटसेल्फ द क्वेश्चंस में हमारे सवाल क्या ना, हमारे जो आंसर्स है इट इज हिडन समवेयर इन द क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि सेबी का काम यही होता है, सेफगार्ड और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, मेन काम उसी को हमको थोड़ा सा विस्तार में उसको समझाना है क्या है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे देखो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, कब स्थापना हुए थे उसको भी आप लिख सकते हैं, हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड उसको भी आप ऊपर फ्रेम में इंट्रोडक्टरी पार्ट हिसाब से आप इसको ना with that also you can start it, उसका एम क्या है, मोटो क्या है, that also you can start with the Security and Exchange Board of India play a crucial role in safeguarding the interest of the investor in the Indian financial market। definitely जो कैपिटल मार्केट हो या जो मनी मार्केट हो, सॉरी कैपिटल मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, इसमें सिक्योरिटी मार्केट हो, उसमें एक अच्छी खासी रोल सेफगार्ड गार्डियन की तरह वो रोल प्ले करते हैं सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट में, राइट। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट फेयर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मार्केट एनवायरनमेंट दैट इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस एंड द कॉन्फिडेंस प्रोटेक्शंस ऑफ देयर इंटरेस्ट। सो जो इन्वेस्टर उसका कॉन्फिडेंस उसका डाटा को भी रखना है, राइट। हियर आर सम ऑफ द वेज इन व्हिच सेबी अचीव दिस पर्टिकुलर पावर, जो उसका मोटो है इसको किस तरह से वो अचीव करते हैं, हाउ इट इज अचीविंग हिज मोटो, दैट वन उसके बारे में आप थोड़ा सा कीवर्ड है इसी को फ्रेम करते हुए, इसी को बेसिक स्ट्रक्चर का हिसाब से रखते हुए आप यू कुड प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर आंसर। जैसे कि आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसका मेन फंक्शंस, उसका मेन एम और फंक्शंस में से एक अच्छी खासी था, दिस वन राइट फंक्शंस आता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर एंड एजुकेशन अवेयरनेस, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द इनसाइडिंग ट्रेडिंग, रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इंटरमीडिएटरीज जैसे कि ब्रोकर्स होते हैं, ये सबको रिस्क मैनेजमेंट एंड मार्केट इंटीग्रिटी के ऊपर थोड़ा बहुत पॉइंट आप लिख लेते, सेफगार्ड्स एंड आईपीओ इन्वेस्टर्स के ऊपर थोड़ा बहुत इसको विस्तार में थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके लिख लेते, म्यूचुअल फंड, सर्विलेंस एंड एनफोर्समेंट, ये सब भी इसके फंक्शंस में आता है, इन सब के ऊपर थोड़ा बहुत इफ यू कुड हैव इलस्ट्रेटेड, इफ यू कुड एलैबोरेटेड, देन द आंसर कुड हैव बीन वेरी वेरी गुड, एक अच्छे आंसर्स बन सकते थे, ठीक है, एक अच्छे आंसर्स बन सकते थे ओवरऑल। उसके बाद आप कंक्लूजन्स देना है, हर क्वेश्चंस का नीचे आंसर्स का नीचे जरूर याद रखिएगा कि कंक्लूजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम प्ले कर दे, अगर आपके ऊपर वाला पॉइंट में अगर कुछ मिस आउट भी हो गया, अगेन हम सेइंग उसको आप कंक्लूजन में बढ़िया सा कंक्लूजन, ऐसा नहीं कि कंक्लूजन में पूरी की पूरी रामायण आप बिठा के रख देते, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा रामायण लिख लिया और यहाँ पे ना जो मोटिव है, ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन शुड बी समवेयर अवे फ्रॉम योर मेन आंसर्स, या क्वेश्चन में जो पूछे गए उसी का बेस पे जितना हो सके उसी में लिमिटेड रखिए, ज्यादा ना यहाँ पे ना रिचर्ड गिरी या डॉक्टर गिरी दिखाने का जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा दिखाने का चक्कर में ना इन्विजिलेटर को हम बोर कर देते हैं, कभी कभी ना इस तरह से होता है, बिकॉज यू हैव टू सी जो हमारे पेपर चेक करने वाले है वो भी एक इंसान है, रोबोट तो है नहीं, वो एआई है नहीं उसका दिमाग पे, उसी को भी थोड़ा सा मेंटालिटी देखते हुए
ना क्वेश्चंस अगर लिखे देन इट्स बेटर, राइट। सो ओवरऑल सेबी एफर्ट्स एंड ओवरऑल ये इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली आप इसको आराम से बढ़िया सा एक वाइंडिंग अप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी के जो भी पॉइंट्स आपने विस्तार में डिस्कस किया, जो भी पॉइंट्स आपने लिखा पेपर में पुट अप किया, उसी के ऊपर बेस करके आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं कि इसका एफर्ट, मेन एफर्ट क्या है, बिल्डिंग ए रोबस्ट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट सिस्टम बिल्ड करना ही सेबी का मेन मकसद है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी ऊपर लिखे गए, उसी को थोड़ा सा फ्रेम अप कर लेना, उसके बाद उससे कंक्लूजन्स खत्म कर देना। सो बाय कंस्टिट्यूएंसी एंड इवॉल्विंग इट रेगुलेटरी एंड सुपरविजन मैकेनिज्म, सेबी स्ट्राइव टू कीप द पीस विद द चेंजिंग मार्केट डायनामिक एंड प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स फ्रॉम द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस। इस तरह से आप अपना हिसाब से जो भी लिखा है उसी का हिसाब से ब्यूटीफुल सा शॉर्ट सा स्वीट सा कंक्लूजन सब लगा दीजिए हर आंसर के नीचे, ताकि वो भी खुश हो जाए, आपको भी एक अच्छी खासी मार्क्स, सो दैट वी कैन पैच इट, राइट। सो ये था, इन दिस वे यू कुड हैव प्रोसीडेड। सो जो भी अगेन आई एम रिपीटिंग कि दिस आर द बेसिक कीवर्ड, इसी कीवर्ड के ऊपर बेस करके ही आपका क्वेश्चंस बनेगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट क्यों ना करे, इट विल बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड एंड पर्टिकुलर फंक्शंस पॉइंट के ऊपर ही। सो इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप लिखेंगे, उतने ही आप बेहतर आंसर दे पाएंगे। इसीलिए पढ़ो, जितना हो सके आप पढ़ो। ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक किताब पे स्टिक रहिए। जितना हो सके आप, कुछ मैगजीन्स भी आते हैं, कुरुक्षेत्र योजना की तरह कुछ अलग अलग मैगजीन्स भी आते हैं, वहां पे जाइए, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए, पढ़िए, तभी आपका ये जो व्हाट्स कॉल्ड वर्ड स्टॉक होंगे, जितने आपके वर्ड स्टॉक होंगे उतने ही आपका बढ़िया आंसर्स लिख पाएंगे। सो दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कॉन्सेप्ट होने से नहीं होता है भाई, उसके साथ साथ ना हमारे पास वर्ड स्टॉक भी होना जरूरी है। वर्ड स्टॉक तभी आएंगे जब हम पढ़ेंगे, और पढ़ने से ही नहीं होता, लिखना भी पड़ता है। जब हम लिखेंगे तभी आप बढ़िया सा एक आंसर फ्रेम कर पाएंगे, इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे पास ना बचपन में आपको रियलाइज कर रहे होंगे, यार गुरुजी के बाद अगर स्कूल में सुन लिया होता तो अच्छी खासी आंसर राइटिंग हो जाता। हमारे पास ऐसे कंपटीशंस होते थे ना, ऐसे होते थे, ये मैट्रिक तक, हाई सेकेंडरी तक आपने देखा है किस तरह से हमको ऐसे सोशल इश्यू के ऊपर ऐसे लिखने देते थे। सो यार कि कोई अगर ऐसे लिखने में माहिर है ना, डिबेटिंग में माहिर हो, ऐसे लिखने में अच्छी खासे लिख लेते हो, उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाते हैं। इट बिकम्स बिट इजियर फॉर फ्रेमिंग द कंस्ट्रक्ट। और कनेक्टिव वर्ड्स वो बहुत जरूरी है। कनेक्टिव वर्ड, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के बीच में जो कनेक्शन लाना ना, वो आंसर को एक खूबसूरत सा एक मिठास दे देते, जिससे ना वो जो इवैल्यूएटर वो मतलब वो खुश हो जाते हैं, जिससे उसको खुश करना है। यार वही तो चेक कर रहा है, भगवान वही है अभी तक के लिए हमारे लिए, जो इवैल्यूएटर जो इवैल्यूएट कर रहा है, उसी को ना, उसी को इंप्रेस कर, अगर हो सके तो ना उसी पे प्रसाद हमको चढ़ाना है, उसी पे ना दक्षिणा उसी को देना है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ हमारे जो दक्षिणा है, मिठाई है, जो भी लड्डू है, आपको उसको कहाँ पे देना है? हमारे आंसर्स पे वो लड्डू इसको बिठा के देना है, ताकि वो भी इंप्रेस हो जाए। जब भगवान मंदिर पे जाते समय या मस्जिद पे जाते समय आप कुछ तो लेके जाते होंगे ना, कैंडल लाइट मस्जिद पे हो या जो भी हो, व्हाटएवर, सबका रिलीजन अलग अलग है। तो इस तरह से मंदिर पे जाते हुए जैसे कि भगवान पे थोड़ा सा अगरबत्ती जलाते हैं ना, इसी तरह से इसको खुश करना है, मिठा देके लड्डू, हमारे आंसर्स में लड्डू रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसका मन में लड्डू फुटाना है, राइट। सो चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं यहाँ पे। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडेबिलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया एंड द साउथ अफ्रीकन, हाईलाइट द की प्रोविंसेस। अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, हाईलाइट द की पॉइंट्स। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चंस को समझो आप। यहाँ पे क्या पूछे गए? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबिलिटी के ऊपर। अमेंडेबिलिटी, हमको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं। 368 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे है ना, वहां पे हमें ये परमिशंस दी गई है, उसी के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चंस पूछे गए। और जो अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो कांसेप्ट है ना, उसको साउथ अफ्रीका से ली गई है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए ये क्वेश्चंस को पुट अप की गई है, ठीक है। सो यहाँ पे आप कर सकते थे कि शॉर्ट एंड सिंपल सा फिर से वही स्टार्ट कर सकते हैं कि अमेंडेबिलिटी इज लेट आउट इन द आर्टिकल 38। हमारे जो संविधान है उसमें आर्टिकल 38 में हम परमिशन दे देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकते हैं, और उसमें कुछ की प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि ना अमेंडेबिलिटी हम अगर देखें 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकते हैं: स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एट द सेम टाइम रेक्टिफिकेशंस ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेक्टिफिकेशंस की जरूरत होता है, राइट। इस तरह से यू कुड हैव डन द अमेंडेबिलिटी। सो इस तरह से आप इसको शॉर्ट एंड सिंपल वो की पॉइंट को बेस पे रखते हुए यू कुड हैव इलस्ट्रेट द पर्टिकुलर आंसर, जैसे कि इनिशिएशन ऑफ द अमेंडमेंट, किस तरह से अमेंडमेंट को इनिशिएट किया जाता है, किस तरह से वो हाउस में इसको पेश किया जाता है, राइट। इस तरह से एंड स्पेशल मेजोरिटी के साथ ऑलरेडी आई टोल्ड यू अमेंडेबिलिटी, रेक्टिफिकेशंस बाय हाफ ऑफ द स्टेट, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमको परमिट करता है, 3 तरह के अमेंडमेंट। प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत है, लास्ट में इसका प्रेसिडेंट की उसमें ना थप्पा तो लगना ही है, तभी वो बन पाएगा। एट द सेम टाइम जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने, क्योंकि जो भी वो लोग बनाए गए लेजिस्लेटिव द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करने के लिए जो भी प्रक्रिया उसने चालू किया,
हमारे जो गार्डियन है ना, गार्डियन है, इंटरप्रेटर है, जो हमको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो उसको रिव्यू कर सकते हैं। यार वो जो ये पार्लियामेंट्री वाले जो भी करके बैठा हुआ है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव वाले जो भी एक ना एक्ट पास किए गए हैं, वो एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान रखते हुए वो एक्ट को अमेंडमेंट जो एक्ट है उसको बिल को पास किया है कि नहीं, कौन उसको देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट। वो मनमानी नहीं चला सकता, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेंगे, उसके पास पावर है, कैपेसिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने उसको दिए गए हैं। राइट, इन द सेम वे वी कुड हैव इलस्ट्रेटेड इन दैट पर्टिकुलर वे, इसको भी ध्यान पे रखते हुए करना है। सो एट द सेम टाइम, सो साउथ अफ्रीकन कंटेक्स्ट में, साउथ अफ्रीका में भी अगर हम देखें, वहां पे भी लगभग द प्रोसीजर इज सेम लाइक दैट ऑफ द इंडिया ओनली, लेकिन वहां पे क्या है कि डिफरेंस ये है कि वहां पे भी इनिशिएशन होंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशंस रहेंगे। राइट, एट द सेम टाइम वहां पे है कि नो स्पेशल मेजोरिटी इन द सेकंड हाउस, लेकिन यही डिफरेंस है इंडिया और श्रीलंका, सॉरी साउथ अफ्रीका का। इंडिया में हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी अनिवार्य है, स्पेशल मेजोरिटी इज वेरी मच मैंडेटरी, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी मैंडेटरी है नहीं। ठीक है, सो इन दैट वे देयर इज अ डिफरेंस, आप इसको कर सकते थे। और शॉर्ट एंड सिंपल सा एक कंक्लूजन आपने जो भी ऊपर में देखा पढ़ा, उसी के आधार पर जो भी आप लोगों आपने बताना चाहा, आपने जो भी यहाँ पे एक्सप्रेस किया, उसी एक्सप्रेशन को लास्ट में विस्तार में एक छोटा सा समरी के हिसाब से यू कुड हैव कंक्लूडेड इट लाइक बाय सेइंग दैट इन समरी बोथ इंडियन एंड साउथ अफ्रीकन हैव एस्टैब्लिश्ड द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे इंडिया में 368 आर्टिकल इसको प्रोविजंस देते हैं। So while requiring a special majority in both the houses, लेकिन पार्लियामेंट में साउथ अफ्रीका में वो स्पेशल मेजोरिटी वाला केसेस है नहीं। बस इतना सा एक सिंपल सा एक शॉर्ट एंड सिंपल सा फ्रेमवर्क करके अब इसको कंक्लूड कर देते, तो लगभग द आंसर कुड हैव बीन फ्रेम। आप अगर आप कितने मार्क्स मिलेंगे, आप 10 नंबर में से इन्विजिलेटर आपको इवैल्यूएटर जो इवैल्यूएट करेंगे ना आंसर चेक करने वाला, वो आपको कितने मार्क्स देंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को किस तरह इसको दिखा पाया, किस तरह से आप इसको ना इसमें दे पाया। ठीक है, दे पाया, कितना आपने यहाँ पे लड्डू चरा के रखे हुए, इसी के ऊपर डिपेंड होंगे आपका फल। ठीक है, सो चलो, सो प्रोसीड, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट नाउ। ओके, द बेसिक पर्पस, यहाँ पे देख अगले वाला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हुए हम 10 तक करेंगे, आप बने रहिए। हो सकता है कि यू माइट बी थिंकिंग कि यार हम कहा बेकार वीडियो देख रहे हैं, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखते रहिए, मैं मान लो, यू जस्ट बिलीव मी, आपका ये ना 5x रिटर्न 5 गुना ज्यादा आपका ना दिमाग कंसेप्ट क्लियर करने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, सो लेट अस गो। द बेसिक पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट इज टू एनलार्ज पीपल चॉइस, illustrate in light of the government policies and the intervention for the development in India. Development in India, देखो ये गवर्नेंस एंड पॉलिटी का क्वेश्चन फिर से आ गया ना यहाँ पे, गवर्नेंस एंड पॉलिटी का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को फिर से पहले समझो, यहाँ पे पूछे गए थे बेसिक पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज टू एनलार्ज पीपल्स चॉइस, एनलार्ज पीपल चॉइस। देखो क्वेश्चंस पे ना, क्वेश्चन पे जोर लगाओ, क्वेश्चन पे जोर लगा के ना क्वेश्चंस को आप ढंग से समझने के लिए कोशिश कर, क्योंकि क्वेश्चंस में ही हमारे आंसर छुपा हुआ होता है, क्योंकि हमको कहां से शुरू करें, वो कहां से क्लू मिलेंगे, क्लू तो यही से मिलने वाला है। देखो ये बेसिक पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज टू एनलार्ज द पीपल्स चॉइस, यही है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डेवलपमेंट, पीपल चॉइस को एनलार्ज करना। तो देखो यहाँ पे इस तरह से started with this, the cures, the basic purpose of development is to enlarge the people choice, reflect what? It reflects the idea that true methods of development should not be confined to a particular class of people, and it should not be, वो ऐसा नहीं कि development मतलब सिर्फ इनकम को बढ़वाना, ग्रोथ को बढ़वाना, ये इंक्लूसिव होता है। इट्स एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो हम करते हैं, सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास वाला, जैसे बोलता है ना मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, वही वाला फंडक। इसीलिए कभी कभी ना ये स्पीच भी सुना करो, ये जो डिबेटिंग होता है ना, डिबेट टीवी में कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट, ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोवर्शियल वाला डिबेट नहीं है। पठान में क्यों चला नहीं, क्यों दीपिका ने वो हरे रंग के वो ना बिकनी वाला पहन के वो क्यों नाचे गए थे, वैसा वाला नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वाला। जैसे कि अभी मणिपुर का बर्निंग इश्यूज चल रहा है ना, बर्निंग इश्यूज आप सबने तो टीवी में दिखाया हुआ, उसी के ऊपर यार, उसी के ऊपर बेस करके थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखो, थोड़ा सा रिसर्च वर्क करो, हो क्या रहा है। बेहतर है कि टीवी से देखने से, टीवी में जो दिखा रहा है वो देखने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क करो, बैकग्राउंड में चेक करो, असल में हो क्या रहा है, थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ो। बहुत सारे महान व्यक्ति ने उसके ऊपर ना आर्टिकल, रिसर्च पेपर सबमिट करके रखे हुए, आप इंटरनेट पे जाइए, लाभ उठाइए भाई। सो वहां से देखिए, जानिए, ताकि आपका आंसर राइटिंग में मदद हो जाए, ताकि आप किसी को ढंग से समझा पाए। So this is how the preparation started. ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब के कीड़े इसी के नीचे दबे रहने से आपका प्रिपरेशन होगा। ये सिविल सर्विस का प्रिपरेशन ना आपका समाज को सेवा करने जा रहा है, आसपास जो हो रहा है ना इसी के ऊपर बेस करके आप अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए। बहुत ही खूबसूरत प्रिपरेशन है।
एक कम से कम ना, कम से कम आपका दिमाग खुल जाएंगे, कम से कम आप थोड़ा सा बेहतर जानेंगे। अगर आपने सोच लिया कि सिविल सर्विस बनने का अगर आपने सोच भी लिया, अगर फॉर्म भी फिलअप कर लिया ना, तो मान लो कि आप बहुत लोगों में से ना थोड़ा सा अलग है, यू बिकम यूनिक। ये एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए इफ यू आर थिंकिंग दैट सेल्फ मेक यू एन यूनिक, ये दैट सेल्फ मेक यू एन यूनिक पर्सन, ठीक है। सो इन दैट वे यू कैन प्रोसीड इट। सो सम ऑफ द की एरिया जहां पे हमको थोड़ा सा गवर्नमेंट पॉलिसीज, जहां पे हमको कीवर्ड, जहां से हमको ये थोड़ा सा विस्तार में समझाना है, इलुस्ट्रेट करना है, जैसे कि एजुकेशन डेवलपमेंट वाला फंडा, ग्रोथ वाला फंडा, ये सब सारे के सारे फीचर्स है ना। एजुकेशन के ऊपर कौन कौन सा स्कीम है एजुकेशन रिलेटेड, वो सबको आप यहाँ पे घुसा सकते थे। सोशल वेलफेयर स्कीम्स को, सोशल वेलफेयर स्कीम ये सबको जानने के लिए आपका पास करंट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कौन सा लॉन्च की गई है, उसके लिए आपको ना ये न्यूज़पेपर वगैरह करंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी होता है, योजना ये सब पढ़ना जरूरी होते हैं। एट द सेम टाइम हेल्थ केयर की स्कीम हमारे पास आयुष्मान भारत है, वो सारे के सारे स्कीम आप यहाँ पे घुसा सकते थे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, स्किल अप, स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तो कौन भूल सकता है, जनधन वाला, जेम, ट्रिनिटी वाला, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम भी आप स्वावलंबन नारी, इस तरह से कुछ स्कीम लॉन्च की गई है असम गवर्नमेंट द्वारा। इन दैट वे यू कुड यूज इट। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी काफी अच्छी खासी रोल प्ले करते हैं। और असम में रिसेंटली जो कि हमारे एपीएससी दे रहा है, वो लोग चाहेंगे कि असम के कॉन्टेक्स्ट में हर आंसर्स को आप दें। इन द सेम वे जैसे कि स्कीम में वुमेन एम्पावरमेंट, स्वावलंबन नारी वाले जो कंसेप्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसी तरह से जो करंट ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क है उसको आप घुसा सकते थे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो कि एक बर्निंग टॉपिक है, G20 तो हमारे असम में भी आए थे ना, हुआ था ना, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा बहुत एलुसिडेट कर सकते थे। और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी ऊपर आपने इसको दिखाया, इसको जो समझाने के लिए कोशिश किया, एक्सप्रेस करने के लिए कोशिश किया, उसी के ऊर भित्ति पे आधार पे एक शॉर्ट एंड सिंपल सा कंक्लूजन आप देख सकते थे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया अलाइन विद द आइडिया ऑफ एनलार्जिंग पीपल चॉइस, क्योंकि ये देखो पीपल चॉइस के ऊपर है, उसी के ऊपर आप थोड़ा सा वाइंड अप करके खूबसूरत सी एक लाइक कंक्लूजंस दे सकते थे। दिस पॉलिसी एम टू इंप्रूव बेटर एक्सेसिबिलिटी टू द वेरियस डेवलपमेंटल वर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बस उसी तरह से आप एक खूबसूरत सा आंसर राइटिंग कर सकते थे। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेंगे, इसी के ऊपर बेस करके आप आपके स्किल्स होते हैं कि किस तरह से आप इसको प्रेजेंट करें, ठीक है। ये भगवान जो बैठा हुआ है ना हमारे इनविजिबल, इसको आप किस तरह से इसको प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। इन आसामीज में बोले तो हराय এই গোটেইখিনি এটা হৰাই বুলি ভাবিলে, এই হৰাইটো যে আমি যে আগবঢ়াও নহয় নেদেখাজনৰ ওচৰত, আমাৰ যেনিবা আমি ইনভিজিলেটৰ ইভালুৱেশ্যন কোন কৰিব দেখা নাই, আমি সেইজনৰ ওচৰত আমাৰ হৰাই বটাটো কোনটো হৈছে, সেয়ে হৈছে আমাৰ হৰাই, আমাৰ আনসাৰ শিটটো তাক ধুনীয়াকে কি ধৰণে তাক প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো, दैट इज व्हाट इज आवर डिसीजन, राइट। चलो अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हुए, राइट। सोशल असिस्टेंस मेजर्स आर क्रिटिकल फॉर सोशल प्रोटेक्शंस एंड आर मोर कॉमन इन डेवलपिंग इकोनॉमिकल देन सोशल इंश्योरेंस। इलाबोरेट दिस स्टेटमेंट। सो यहाँ पे देखो, ये पहले वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा रिलेटेड है, हम नहीं बोलेंगे कि सेम टू सेम है, थोड़ा सा रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हियर आल्सो इट इज अबाउट द सोशल असिस्टेंस या डेवलपमेंट के ऊपर ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दे गए हैं। सोशल असिस्टेंस और सोशल प्रोटेक्शन, सोशल असिस्टेंस आर क्रूशियल, सोशल असिस्टेंस मेजर्स आर क्रूशियल। ये सोशल असिस्टेंस जो ग्रांट करते हैं ना गवर्नमेंट, वो क्यों बहुत क्रूशियल है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रोवाइड व्हाट सोशल प्रोटेक्शन, मतलब सोशलिज्म वाला फंडा को जो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया तो सोशलिस्ट नेचर को भी बिलीव करता है, राइट। ओके चलो ठीक है, उसी के ऊपर और ये सारे के सारे डेवलपिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया में ही ये सारे के सारे ज्यादा दिखाई देते हैं, उसी के ऊपर अब विस्तार में आपको समझाना है, ठीक है, विस्तार में आपको समझाना है। सो यहाँ पे देखो सोशल असिस्टेंस और सोशल इंस्ट्रूमेंट इस पे जोर दिए गए हैं, इसीलिए आपको भी उसी को ध्यान रखते हुए द आंसर शुड हैव बीन गिवन। सो इस तरह से यू कुड हैव स्टार्टेड, ठीक है। स्टेटमेंट जैसे कि सोशल असिस्टेंस मेजर, सोशल असिस्टेंस मेजर क्या वो बोले गए, क्रिटिकल किसके लिए, सोशल प्रोटेक्शंस और जनरली डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट्स बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट मुद्दे है, क्यों उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में इसको लिखेंगे, ठीक है। स्पेशली किसके लिए, स्पेशली सोसाइटी के जो हमारे पास वल्नरेबल अनसर्व पॉपुलेशंस हो ना, निचले लेयर्स पे जो है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो पॉवर्टी लाइन पे बिलोंग करते हैं, व्हिच आर सपोज्ड टू बी द, जिसको इंक्लूड कर, मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं कि व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट, जिसको लाभ नहीं मिलते, दे वर अनडिसर्व या अनसर्व सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम कह सकते हैं, मेनली उन लोगों के लिए, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज में वो सारे के सारे ज्यादा पॉपुलेशंस मेजॉरिटी ज्यादा होते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो सोशल असिस्टेंस मेजर्स पे ऊपर आप सोशल असिस्टेंस मेजर्स और सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम,
एक बहुत अच्छी खासे पॉइंट बन जाता है इस पर्टिकुलर आंसर्स में, ठीक है। इन सब के सोशल असिस्टेंस मेजर्स क्या क्या है, क्या क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, क्या चल रहा है, उसी के ऊपर आप थोड़ा सा विस्तार में बता ही दे। सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम क्या क्या है, उस सब के ऊपर आप थोड़ा सा इसको बता ही दे, क्योंकि असम में भी आपका पास हेल्थ कार्ड होते हैं ना, 5 लाख रुपया वाला, आयुष्मान भारत वाला कार्ड के तहत, ये सबको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे, राइट। इन दैट वे इंश्योरेंस पॉलिसी वाला सेक्टर। सो इवैल्यूएशन ऑफ द स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा इवैल्यूएट कर दे, किसके लिए सोशल प्रोटेक्शन, किसके लिए जरूरत होता है, प्रॉपर्टी एंड एलिवेशन करने के लिए, राइट। उसके बाद वल्नरेबल ग्रुप को इंक्लूड करना, जो सोसाइटी में अनडिजर्व अनसर्व पॉपुलेशन से निचली स्थल पे जो पॉपुलेशन होता है, इन सबको इंक्लूड करना। एफोर्डेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कीम लॉन्च कर दिया तो धराधर इसको सक्सेस रेट, इसको भी देखना है कि वो इसका अफोर्डेबल है कि नहीं, इंक्लूड सबको इंक्लूड कर रहा है कि नहीं। एट द सेम टाइम कवरिंग एंड रिचेबिलिटी, वो कितना तक पहुंचा है, जो स्कीम आपने लॉन्च किया, गवर्नमेंट तो बहुत सारे स्कीम लॉन्च करते हैं, वो असल में वहां तक पहुंचा है कि नहीं, जिसको लिए लॉन्च किया था, वेदर इट हैज रीच्ड द डाउन स्ट्रीम डाउन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और नॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्स है वो लिमिटेड है, हर कंट्री स्पेशली हमारे इंडिया के लिए तो बहुत ही लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के टर्म्स पे अगर देखा जाए, लेकिन रशिया के टर्म्स पे अगर देखें तो अलग ही बात है। रिसोर्स भर भर के है, पॉपुलेशन बस इतनी सी, रिसोर्स इतना सा, लेकिन इंडिया में कुछ अलग ही है, इतना सा पॉपुलेशन, नंबर 1 है पॉपुलेशन के टर्म्स पे, एक नंबर बन चुका है हम, लेकिन रिसोर्स उसके कंपैरिजन में बस इतना सा, उसी इतना सा को हमको सबको डिवाइड करके ध्यान पे रखते हुए हमें चलना है, उसी को मेंटालिटी को ध्यान पे रखते हुए यू कुड हैव इलस्ट्रेटेड। कंप्लीमेंटरी रोल्स, क्या क्या रोल्स प्ले करते हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करना, बहुत देर तक इस स्कीम को चलाते रहना, वो भी बहुत जरूरी है, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन अलग बात है, एट द सेम टाइम सस्टेनेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को नजर रखते हुए यू कुड हैव इलस्ट्रेट या विस्तार में इसको, ये क्वेश्चंस को आप समझा सकते थे, राइट। उसके बाद जो भी आपने ऊपर में देखा कंक्लूजन मैंने बोला, वो बहुत जरूरी होता है, एक स्विच सा शॉर्ट सा सिंपल कंक्लूजन इन वे द स्टेटमेंट हैज मेरिट एज वेल एज सोशल रेजिस्टेंस इंडेड क्रिटिकल फॉर द सोशल प्रोटेक्शन पॉवर्टी एलिवेशन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, दिस मेजर्स आर ऑफन इन दैट वे यू कुड हैव कंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर आंसर को शॉर्ट एंड सिंपल सा जो भी आपने ऊपर में समझाने के लिए कोशिश किया उसी को समराइज किया, बस यही है हमारे कंक्लूजन के तौर पे आएगा। कंक्लूजन के लिए कोई तबातोर ना वर्ड की जरूरत नहीं होता है, जो भी आपने समझाया ऊपर में बिगिनिंग से लेके अंत तक, जो भी क्वेश्चन में पूछा उसी को आप विस्तार में समरी एकदम शॉर्ट में आपको कंक्लूजन को दिखाना है, बस नहीं, दैट इज व्हाट इज द कंक्लूजन इज ऑल अबाउट। क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे होते हैं ना, हम कंक्लूजन कैसे करेंगे, शुरुआत कहां से करें और कंक्लूड कहां पे करें, बहुत सारे एस्पिरेंट का जनरली कंफ्यूजन सा हो जाता है कि वेयर टू स्टार्ट विद एंड वेयर टू एंड विद, क्योंकि ये दोनों बहुत जरूरी है, शुरुआत और एंडिंग ना बहुत जरूरी है। एक सिनेमा भी आप देख लो, शुरुआत और एंडिंग ये बहुत जरूरी है, बोलता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एट द सेम टाइम अगर अन भला तो सब भला बोलते हैं ना, इन द सेम वे इट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर आंसर राइटिंग आल्सो। देखो ये इंटरनेशनल ओके हाँ रिलेशन का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, बहुत ही एक अच्छी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। बाय एन ऑब्जेक्टिव criterion such as population, territorial size, GDP, economic potential, civilization, legacy, cultural diversity, political system, and past and ongoing contribution to the activities of the UN, especially UN peacemaker operation, India is eminently qualified for the permanent membership। तो ये क्वेश्चंस, ये देखो ये वाला क्वेश्चंस में ना बहुत सारे लंबा चौड़ा भाषण यहाँ पे लगाए गए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे, अगर आप इसको देखें तो अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि ये पूछने जा रहा है कि इंडिया आपके हिसाब से क्यों क्वालिफाइड है यूएन की परमानेंट मेंबरशिप होने में, यही मुद्दा है इसका। ये क्वेश्चंस में बोला गया है कि इंडिया, आपको क्यों लगता है कि इंडिया यूएन की परमानेंट मेंबरशिप होना चाहिए, बस यही मुद्दा है। उसके बाद ऊपर में ये सब सारे के सारे आपको आसान, ताकि आप आंसर को ही आसान कर पाए, क्योंकि यही जो पॉइंट्स है ना, जैसे कि ये देखो पॉपुलेशन, ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया, टेरिटोरियल साइज, जीडीपी, इकोनॉमी, सिविलाइजेशन, इसी सबको, यही सब जो ऊपर में लंबा चौड़ा करके आपको डरा दिया ना ये क्वेश्चन दिखा गया, उसी को हम वेपन्स, उसी को हथियार बना के हम अपना क्वेश्चंस को देंगे, क्योंकि यही सब आएंगे हमारा आंसर्स में भी। आंसर्स में इसी सब पॉइंट्स जो रिफ्लेक्ट की गई है उसी को हमको इलाबोरेट करना है, दैट इज व्हाट इज दिस। क्योंकि आंसर्स में मैं बोल रहा हूं, आंसर्स में, क्वेश्चंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है, लेकिन उस छुपे हुए आंसर्स को ढूंढना वो भी एक स्किल्स होते हैं, एक आर्ट होते हैं, वो प्रैक्टिस से बनता है, एक दो दिन का किताब पढ़ने से नहीं बनता, सिविल सर्विस ऐसे नहीं बनता है भाई, उसके लिए बहुत मेहनत लगता है। आप जो ऑलरेडी सेकंड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट जो ऑलरेडी इस रेस पे घुस चुका है ना, उन लोगों को पूछो, आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ OMR वाला सीरीज नहीं है, इट इज नॉट जस्ट एन OMR वाला सीरीज, ऑब्जेक्टिव है, कुछ पढ़ लिया, राउंड राउंड कर लिया, उसमें भी मेहनत लगता है, हम नहीं बोल रहे कि उसमें मेहनत लगता है, उसमें भी बहुत सारे मेहनत लगता है, लेकिन इसमें तो डबल ट्रिपल वाला मेहनत लगता है, अगर उसमें 1 गुना मेहनत लगता है, इसमें 5 गुना मेहनत लगेंगे ना। चलो ठीक है, सो इन दैट वे ये क्वेश्चंस पूछे गएंगे, सो जो भी क्वेश्चंस है उसी को हथियार बनाते हुए हम इसका आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे। द स्टेटमेंट आर्ग दैट इंडिया इज एन एमिनेंट क्वालिफाइड फॉर मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सो यही था स्टेटमेंट, वो आर्ज कर रहा है कि हमारे इंडिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए होना जरूरी है, राइट। लेट अस कमेंट ऑन दिस बेवरेज फैक्टर, किस चीज के ऊपर भित्तित, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमारे इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री है, भाई क्यों ना दे, ये पूरे की पूरे वर्ल्ड है ना, उसमें से पूरा का पूरा वर्ल्ड है, उसमें से एक अच्छी खासी पॉपुलेशन लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो परमानेंट बनाना चाहिए, राइट। सो इसीलिए एक सवाल सा खड़ा होता है, टेरिटोरियल साइज भी देखिए हम 7 नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ दुनिया के, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया पे, जीडीपी एंड इकोनॉमी में भी अच्छी खासी है ना, 5 नंबर पे है, क्यों ना दे भाई, बनता है। सिविलाइजेशन लिगेसी, हमारे जो इंडिया के भारत के संविधान है या जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो बहुत पुराना है, सो देयरफॉर बनता है, बनता तो है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही आप देख लो, कितनी पुराने सिविलाइजेशन है, जब पूरी वर्ल्ड दुनिया बर्बरिज्म से जूझ रहा था, उस वक्त हमारे यहाँ पे एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन, एक डेवलप्ड कल्चर यहाँ पे बन रहा था, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही देख लो, हमारे जो हिंदू या दिस लाइक है जनो कल्चर है, वो बहुत पुराने हैं, संस्कृत को ही आप देख लो, इस तरह से कुछ बहुत आपका हिसाब से यू कैन हैव इलस्ट्रेटेड। पॉलिटिकल सिस्टम को देख लो, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ पर चलते हैं, पास एंड ऑनगोइंग कंट्रीब्यूशन टू द यूनियन पीस मेकिंग ऑपरेशन। सो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बैठा हुआ है और ऐसे ही डिमांड कर रहे हैं, हमारे भारत, हमारे जो प्यारी सी खूबसूरत सी इंडिया है ना, वो तो ऑनगोइंग यूएन का जो पीस मेकिंग ऑपरेशन से प्रोसेस है, इसमें अच्छी खासी कंट्रीब्यूशंस दे रहा है, उसी के ऊपर बेस करके, आधार करके हम आपसे मांग रहा है कि हमको भी परमानेंट मेंबर बना दे और ज्यादा बेहतर आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। सो इंडिया हैज बीन अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द पीस मेकिंग ऑपरेशन, डिप्लॉइंग अ सस्टेंशियल नंबर ऑफ ट्रूप्स टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन कॉन्फ्लिक्टेड एरिया इन द रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड, इस तरह से। और जो भी आपको पास जो भी नया डाटा केसेस होंगे उसी के ऊपर यहाँ पे चिपका के आपको बिठाना है, ठीक है। सो इंडिया, और उसके बाद अच्छा सा खूबसूरत सा कंक्लूजन दे दो, इंडिया में भी एमिनेंटली क्वालिफाइड फॉर परमानेंट मेंबरशिप बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जो ऊपर आपने दिखाने के लिए, बताने के लिए कोशिश की है। एक्चुअल पर्पस फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इन्वॉल्व नेगेटिव कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड द पोजीशन ऑफ द अदर मेंबर स्टेट इन दैट वे। खूबसूरत सा एक वाइंड अप कर लो, इट डिपेंड्स आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी के ऊपर चेक कर रहा है इसको, ये इस दुनिया में आपकी एबिलिटी को ना थोड़ा सा आपको मॉडिफाई कर सकते हैं, बेटा ऐसे करो वैसे करो, बस हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर की जो एनर्जी, ऊर्जा है, उसको आप ही निकल सकते हैं। बोलता है ना, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, इसी तरह से आपको सेल्फ मोटिवेट होना है। जब आप सेल्फ मोटिवेट तभी होंगे जब आप थोड़ा सा रियलाइज करेंगे, आप थोड़ा सा बोलेंगे कि यार हमको भी कुछ करना है, कुछ दिखाना है, ठीक है। चलो, इन कीपिंग with its neighboring first policy, India desire normal neighboring relationship with the Pakistan. Illustrate and comment. So यहाँ पे देखो, ये बहुत ही बढ़िया सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का। नेपाल जो कि हमारे एक नेबरिंग स्टेट है, नेबरिंग कंट्री से, उसके ऊपर बेस करके, आधार पे भित्ति करके, बेस करके, उसके ऊपर तो हमारे ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप है, राइट। ब्रिटिशर के टाइम से हमारे पास नेपाल के साथ एक अच्छी खासी लिंक है, रिलेशनशिप है, उसी के ऊपर बेस करके आपको आंसर देना है कि नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी इज ए फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है, कब स्थापना की गई थी उसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कब इनकॉर्पोरेटेड कर दी गई थी उसको भी आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। उसका मेन मकसद क्या है, प्रायोरिटाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द इंडिया रिलेशनशिप विद द नेबरिंग स्टेट को, के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है उसको ताकि मजबूत बना सके, एक अच्छी तरह से मजबूत बना सके, ठीक है। इस तरह से वी कुड हैव आंसर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। द पॉलिसी सीक टू फोकस कोऑपरेशन, प्रमोशन, रीजनल स्टेबिलिटी, और जो भी आपका बड़े बड़े से वर्ड होते हैं वो सबको लगाते जाइए, बनाते जाइए, आंसर्स बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, एलुस्ट्रेट एंड कमेंट, इन दोनों को, एलुस्ट्रेट में क्या, कौन सा की पॉइंट आप यूज करेंगे, कमेंट में आप कौन सा की पॉइंट यूज करेंगे, कौन सा कीवर्ड्स के ऊपर विस्तार में आप उसको समझाएंगे, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। एलुस्ट्रेट में आप देखो रीजनल स्टेबिलिटी के बारे में ना, राइट। रीजनल स्टेबिलिटी क्यों इसके साथ फॉरेन फर्स्ट
पॉलिसी का हिसाब से क्यों नेपाल के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग होनी चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी होंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट होंगे, इकोनॉमिक सेक्टर में पीपल टू पीपल कांटेक्ट होंगे, अच्छी खासी एक रिलेशनशिप बनेगा, टाई अप बनेंगे, शेयर्ड चैलेंजेस एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ अगर जो मुसीबत है, चैलेंजेस है, नेबरिंग बॉर्डर इश्यू रिलेटेड, हम दोनों एक साथ इकट्ठे करके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, we could have solved those particular challenges by sharing and caring type, right? Again, conflict resolution, जो भी conflict चल रहा है हमारे उसके साथ छोटे बड़े बहुत, उसको हम ना peace with peace and harmony we can resolve that particular conflict, right? At the same time कुछ comments भी होंगे जैसे कि security concern in terms of economic का concern पे, हमारे पास इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप छोटे से कंट्री है, इकोनॉमी कम है, इस तरह से कुछ कमेंट आ जाएंगे, पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट इश्यूज आ जाएंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होंगे, अगर हो सकता है कि जैसे कि चाइना के साथ तो आपने देख ही लिया होगा, भाई के नीचे चुरा घोंपे, राइट? इसी तरह से कुछ दिक्कतें आएंगे जरूर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी आएंगे, मुसीबत आएंगे बीच में ना, ये सब जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है, नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी में से रुकावट डालने वाला, जो नेगेटिव इफेक्ट वाला, ये सब आएंगे, हिस्टोरिकल इश्यूज आएंगे, जैसे कि हिस्ट्री में बोलेंगे कि ये मेरे सब बाउंड्री था, चलो आपको हमारे साथ अगर प्यार मोहब्बत के साथ रहना है तो ये हमारे पार्ट भाई साहब आप दे ना, इस तरह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, फिर से एक बर्फ से बवाल खड़े होंगे, बस थोड़ा सा आपको इतना नहीं लिखना है, बस इसी तरह से आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करना है, ठीक है? उसके बाद अल्टीमेटली आपको एक प्यारा सा खूबसूरत सा कंक्लूजन देना है, दक्षिणा दे देना है, बस हो गया, उसके बाद आपका काम खत्म। इन द तौर पे व्हाट्स कॉल्ड कंक्लूजन के तौर पे इंडिया नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी सीक्स टू नॉर्मलाइज है रिलेशनशिप विद पाकिस्तान बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बस डन योर आंसर। सो ये आखिरी वाला क्वेश्चन, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, मेरा जो एनालाइज है उसके आखिरी वाले क्वेश्चन पे आप जोर देते हैं, ध्यान देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एस क्लोज नेबरिंग इंडिया एंड नेपाल शेयर यूनिक टाई ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑपरेशन ओपन बॉर्डर एंड डीप रूटेड पीपल टू पीपल कांटेक्ट ऑफ किनशिप एंड कल्चर एग्जामिन क्रिटिकली। ये उसका पहले वाला क्वेश्चन भी नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी था ना, नेबरिंग स्टेट के साथ साथ जैसे भूटान वाले आप घुसा सकते हैं, कुछ भी अगर उसके साथ डील हुआ तो पहले वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलूं नेपाल के साथ हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशनशिप, कोऑपरेशन किस तरह से, उसी के ऊपर पूछे गए हैं। ये भी आईआर का ही क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशंस का ही क्वेश्चन है। देखो खूबसूरत से आप इसको स्टार्ट कर सकते थे। ये स्टेटमेंट में क्या हाईलाइट करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये स्टेटमेंट हाईलाइट क्या हाईलाइट करने के लिए कोशिश कर रहा है, यूनिक रिलेशनशिप, क्लोज, एकदम करीबी दोस्ती, यारी, मोहब्बत इंडिया और नेपाल का बीच में, इसी को हाईलाइट करने के लिए कोशिश करें। इसी को आप थोड़ा सा विस्तार पे लिख दे, थोड़ा सा इसके ऊपर आप थोड़ा सा वजन डाल के लिख दे कि ओपन बॉर्डर इन स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कांटेक्ट, राइट, पीपल टू पीपल कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ किनशिप, राइट, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ किंगशिप। इस तरह से आप शुरुआत आरंभ कर सकते थे, कहीं ना कहीं तो आरंभ करना है, इसी को लेके भाई आरंभ कर दे आप, ठीक है? और ऐसे आरंभ मत कीजिए कि यार पीपल टू पीपल कांटेक्ट मतलब मैं उसका साथ शादी किया, मतलब ऐसा होता है पॉलिटिकली, बेसिकली वैसे हम मजाक के तौर पे बोल रहा है, जैसे कि ना कोई एक कम्युनिटी से आपने शादी कर लिया, ये वो वाला पहले वाला आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप जरूर जाने होंगे, राइट? वो मैट्रिमोनियल अलायंस से भी यार बोलूंगा, मैट्रिमोनियल चंद्रगुप्त टाइम पे आप पढ़ियो यार, वहां पे मैट्रिमोनियल अलायंस होते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस, शादी करके ना प्यार मोहब्बत फैलाते थे, रिलेशनशिप स्टार्ट करते थे। इसी तरह से कुछ मान लो कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट, राइट, प्यार मोहब्बत फैलाना है, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करवाना है। उसके बाद देखो रिलेशनशिप क्रिटिकली कंसीडर बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चैलेंजेस जो है, यहाँ पे कोई भी एक रिलेशनशिप होंगे या कोई भी एक फॉरेन पॉलिसीज होंगे, टाई अप होंगे, उसमें प्लस भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा हम विस्तार में लिखेंगे। हिस्टोरिकल कल्चरल टाई मजबूत होंगे, ओपन बॉर्डर रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बेहतर होंगे, इकोनॉमी डेवलप होंगे, वो सब के बारे में देखें, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन बढ़िया सा होंगे, सिक्योरिटी कोऑपरेटली वी कैन शेयर द सिक्योरिटी को हम कोऑपरेटली एक साथ बन के हम डील कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ये सब हम लिख सकते हैं। वहां पे चैलेंजेस भी आएंगे, अनइक्वल पावर डायनामिक, हो सकता है कि नेपाल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमी ज्यादा हो, उससे थोड़ा कम हो, ये सब आएंगे, ये सब सवाल बीच में खड़े होंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट जो कि पहले वाला जो पॉइंट था ना, वहां पे भी ये सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड थे, कुछ पॉइंट इंक्लूडेड थे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस आईआर की है, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत आप चिपका सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आएंगे, सिटीजनशिप एंड व्हाट्स कॉल्ड इमिग्रेशन इश्यूज क्रिएट होंगे, जब हम बोलेंगे कि यार आप बोलेंगे कि हम और तुम भाई भाई, जो मेरा वो तेरा, तो तेरा वो मेरा, तो बोलेंगे कि ऐसा कैसा, ये इस तरह से सवाल खड़ा हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज आ सकता है। अब इसी इश्यूज के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चैलेंजेस को आप थोड़ा सा विस्तार में आप समझा दिए, उसके बाद कंक्लूजन में बढ़िया सा खूबसूरत सा कंक्लूजन दे रहे, ताकि
जो इवैल्यूएटर है वो भी इंप्रेस हो जाए, राइट? इंडिया एंड नेपाल indeed share unique tie of friendship and cooperation fostered by historical, cultural, people to people contact, the open border and strong economic. In that way you could have concluded different way. So ये जो बात में जो जो भी आपको ऐड करना है आप अपना हिसाब से ऐड करते रहिए. So यही था पहला 10. 20 में से मैंने क्या किया? 20 में से out of 20 questions I have tried to explain, I have tried to analyze the questions of 10 क्वेश्चंस. दो 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस है, 10 का 10 हम बोलते हैं, 10 का 10 वाला क्वेश्चंस मैंने एनालाइज करने के लिए कोशिश किया. और नेक्स्ट 15 10 का 15 वाला 10 नेक्स्ट अगेन 10 क्वेश्चंस आर लेफ्ट व्हिच कैरी विल बी 15 मार्क्स. उसको हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ही ले लिया हूं मैं आप सबसे, बट एट द सेम टाइम अच्छे वक्त के लिए, अच्छे कामों के लिए, चाहे जितना भी टाइम दो वो इट डज नॉट गो इन वेन्स. सो डेफिनेटली उम्मीद करता हूं आपको ये जो एनालाइज पसंद आया होगा. अगर आपका कुछ व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, यू आर फ्री टू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन, क्योंकि वो भी आपको संविधान ही देते हैं, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशंस में ही लिखे गए एक्सप्रेशन. एट द सेम टाइम आप जान के चलिए कि वहां पे कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, और वो मुझे भी इतना मुझे भी उतना राइट देते हैं, अधिकार देते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की. वो जो आप कमेंट्स दे रहे, एक्सप्रेशन दे रहे, उसको ना सुनने का उतना भी अधिकार भी होते हैं. So चलो ठीक है, with this positive notes I'm concluding, winding up this particular analyze question paper analyze in this part only, and hope to see you in the next analyze of this particular questions paper in the next half की जो questions paper है इसका analyze में हम आपको देखेंगे. हो सकता है कि आपको ये जरूर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा. I could have covered up main important point, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, this is just the skeleton basic structure how your questions based on what point, क्योंकि कुछ आंसर्स देना हो तो कुछ की पॉइंट की जरूरत होती है, राइट? इन्हीं की पॉइंट को लेके आपको आंसर्स को इवैल्यूएट करना होता है. सो दिस आर द की पॉइंट्स. चाहे किसी ने बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस किया हो, उसके अंदर भी आप यही की पॉइंट्स देखेंगे. इसी को वो बढ़िया तरीके से जो भी प्रेजेंट करेंगे उसको बढ़िया होंगे, जो खराब से प्रेजेंट करेंगे चाहे वो की पॉइंट रहे तब भी शायद उसको थोड़ा सा कम नंबर मिल जाए. सो इन दैट वे इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट, राइट? हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट. सो मैंने जितना हो सके थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने के लिए. आई हैव ट्राइड टू डिस्कस इन डिटेल सो दैट इफ समबडी इज व्हिच इज एस्पायरिंग या which is thinking of preparing for the civil service examinations for the 2024 को अगर कोई टारगेट करके मान को चल रहा है, उसको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करें. बिकॉज जनरली विद द एस्पिरेंट, फॉर द न्यू एस्पिरेंट आई एम सेइंग, इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग सा हो जाता है. वैसे भी सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वो बड़ी से सिलेबस हो जाता है. एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों का मन में कंफ्यूजन होता है, यार हम कहां से शुरुआत करें, आंसर राइटिंग किस हिसाब से करें, हाउ इट विल बी डन, हाउ इट विल बी किस तरह से होंगे, इस तरह से आप करें आंसर, राइट? और मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे जो भी हो जाए, आपको ना वर्ड पावर बहुत जरूरी है. वर्ड आपकी वर्ड स्टॉक अच्छी खासी होना बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम आपके जो बेसिक सा जो इस तरह मटेरियल्स होते हैं ना, बेसिक सा इस तरह बुक्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं हर सेक्शंस के लिए, उसको ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है. उसका बेसिक कांसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है. साथ साथ में आप मटेरियल्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर एडिटोरियल पे पढ़ता रहिए, तभी आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेंगे. ये जो ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल कल्चरल था, इसको भी थोड़ा सा इलस्ट्रेट एक दो लाइन लिखने के लिए ना आपके पास वर्ड स्टॉक होना जरूरी होता है. लिखो, जितना हो सके आप लिखते रहिए. So I hope for further details be with us. So that's all for today. Thank you very much. Tata, bye bye.